Okay, everyone, welcome in today's session. So today we have Mr. Ganesh Pandit as a resource person. He is going to train us on health promoting school on this topic. So as we know that health is more important in our life. If we are fit, so we can do any kind of work. If we are not fit, so we feel tired, or we do not need to do any kind of work. So this is a very important topic which he brings to us. So I request everyone kindly listen him carefully, and I request Mr. Ganesh Pandit to start his session. Thank you, Syam sir. Welcome all of you present here. Today I am going to discuss very most valuable topics. School health promoting in school. विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बहाल किया जाए, स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और ये सब एक सुनहरा टॉपिक लेकर हम सब उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विद्यालय के STMC श्याम सर को, CBSE बोर्ड को, जिसने समूह को इतना अच्छा एक सुनहरा मौका दिया इस टॉपिक पर डिस्कस करने का और बहुत बारीकियों से जानने का कि जो स्वास्थ्य है वो कितना जरूरी है और स्वास्थ्य के अभाव में किसी हम बेहतर नेशन का निर्माण नहीं कर सकते। थोड़ा सुनकर आश्चर्य होता है कि अगर स्वास्थ्य की बात हम विद्यालय में करें तो फिर हेल्थ की बात स्कूल में नहीं कर सकते। और दो स्थिति बनती है कि स्वास्थ्य की बात विद्यालय में हॉस्पिटल में होनी चाहिए और शिक्षा की बात स्कूल में होना चाहिए। लेकिन दुनिया में सच ये भी है कि जहां कहीं भी जिस किसी क्षेत्र की बात हुई हो, वो खेल की हो, कला की हो, साहित्य की हो, विज्ञान की हो या चंद्रमा पर उतरने की नीलम आर्मस्ट्रांग की कहानियां, जिस किसी की बात हुई है, इसकी नींव हमेशा विद्यालय में ही रखी जाती है और विद्यालय से सूत्रपात होता है, आरंभ होता है कि बच्चे किस तरह के भावी देश का निर्माण करेंगे, उनके नींव, उस राष्ट्र की नींव क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि वो विद्यालय के स्वास्थ्य किस तरह से है या बच्चों का स्वास्थ्य किस तरह से है, विद्यालय उनको किस नजरिए से देखती है, बच्चों को किस तरह उसको तैयार कर पाती है। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ विद्यालय एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अगर विद्यालय स्वस्थ है, बच्चे स्वस्थ हैं, तो एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना हम उनके कांधों पर रखते हैं तो उम्मीद भर से कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम ये चलते हैं कि विद्यालय में हेल्थ प्रमोटिंग की आवश्यकता क्यों होती है। जहाँ शिक्षा की बात होती है वहाँ साथ साथ प्रमोट क्यों जरूरी है कि स्वास्थ्य संबंधी भी बातें वहाँ करें। बच्चे किसी भी राष्ट्र की मुस्कान होते हैं, या यूँ कहें कि बच्चों की मुस्कान ही राष्ट्र की मुस्कान है, किसी भी राष्ट्र में। बच्चों शुरू से ही बच्चों को हमेशा एक चेंजिंग एजेंट के रूप में देखा जाता है। मतलब बच्चों में ये ताकतें हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना है कि स्कूल में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को बहाल करना बेहद जरूरी है। इसलिए कई हम अपने आसपास जो सरकारी योजनाएं चलती है उसमें हम देखे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है, बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन तो हम लोग अपने विद्यालय में देते हैं, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत होती है वो आंगनबाड़ी से हो जाती है। वहाँ पर भी पढ़ाई से ज़्यादा, शिक्षा से ज़्यादा हेल्थ संबंधी बातें होती है और रेगुलर चेकअप है या टीकाकरण है या रेगुलर जो है चेकिंग कैंपेन लगती है बच्चों से संबंधित, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में लगती है, जहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन दिए जाते हैं। और सरकार से कई सारे गाइडलाइंस हैं और ये गाइडलाइंस सारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर फॉलो किए जाते हैं। बढ़ते हैं हम ऐसे महान दार्शनिक, इसका नाम हम सब आपने सुना होगा, अरस्तु। उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ विचारों का जन्म देता है और आज दुनिया में शरीर नहीं लगाता है, विचार लगाते हैं, विचार सोचते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक बेहतर विचार आप जन्म नहीं कर सकते हैं। हेल्थ जिस राष्ट्र के बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे उस राष्ट्र की देश को अच्छा डॉक्टर, देश को अच्छे इंजीनियर, देश को अच्छा खेल में प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी, देश के भावी शिक्षक, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। क्योंकि
बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण स्वस्थ नहीं होगा। छोटी छोटी आदतें बच्चों को बड़ी आदतों में बदल देती है। शिक्षक की मदद से उनको बदला जाता है, जो आगे चल के उनको स्वस्थ रहने में मदद करता है और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में भी मदद करता है। बच्चों को कई बार हम सभी शिक्षक पाठ्यक्रमों से, जब हम पाठ्यक्रमों को पढ़ाते हैं तो सुबह से सोकर उठना और रात का बिस्तर तक जाने का जो पाठ्यक्रम है, इसमें जो इनिशियल स्टेज होता है, जैसे नर्सरी से लेकर के LKG UKG 1 तक हम अगर बात करें, इसमें शिक्षक की मदद से कभी कुछ बच्चे सीखते हैं अच्छी आदतों को, गुड हैबिट्स को कहते हैं, और उनके बारे में उनको हम ये भी बताते हैं कि इनको पालन करने से आप में क्या बदलाव आ सकती है, इससे क्या इन्फेक्शंस हैं, क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं, क्या लाभ है, क्या ये सब चीजें हम उनको जानकारी देते हैं गुड हैबिट और बैड हैबिट के तौर पर। और सही में ये आदतें बचपन से ही अगर उनमें डाल दी जाती है, और ये विद्यालय प्राइमरी डालता है, शिक्षक ही हम डालते हैं, जब ये बच्चों में आदतें डाली जाती है तो सच में आगे चलकर इनकी जो हैबिट में जो सम्मिलित हो जाती है, उनकी आदतों में ये समार हो जाती है और अच्छे जो उनमें आदतें हैं उनको स्वस्थ रखने में मदद करती है आगे चलकर। बच्चों में सबसे तेजी से फैलता है वो है संक्रमण बीमारी, वायरस सबसे तेजी से बच्चों में फैलता है, क्योंकि बच्चों का जो इम्यूनिटी है थोड़ा कमजोर होता है और कमजोर होने के कारण बच्चों में ये तेजी से फैलने, संक्रमण की बीमारी बच्चों में तेजी से फैलने की संभावना बहुत तेज हो जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा सावधानियां हमको स्कूल में रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जो सेहत है उसका ध्यान रखें हम, और उनको कुछ कुछ अच्छी आदतें उनमें हम डालें। हमें संक्रमण तो बहुत छोटा सा बीमारी होता है जिसमें हम फ्लू और कफन कोल्ड को जानते हैं, लेकिन ये साधारण बीमारियां देश में कितनी बड़ी तबाही मचाई, विश्व को कितनी बड़ी तबाही मचाई। जस्ट विगत कुछ दिनों में हमने कोरोना का देखा स्थिति को, एक साधारण सा था जो वायरस के कारण चल रहा था और जानकारी इसका सबसे अच्छा बचाव था। तो बच्चों को कुछ आदतें डाल के इन चीज़ों से हम बचा सकते हैं। या फिर कम्युनिकेबल डिजीज की हम बात करें, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज में हो जाता है कि आपका जॉन्डिस है, कोरोना है, हैजा है, तो ये बच्चों को साधारण तौर पर ये हम बताएं कि साफ सुथरा पानी पीना है, हेल्दी भोजन खाना है, तो ये जो कुछ आदतें हैं, हैंड वॉश करना है, तो कुछ आदतें हैं जो उसमें डेवलप करके इन चीज़ों से हम बचा सकते हैं उनको। एक सामान्य जानकारी से इनका रोकथाम हम कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर हम कुछ अलग बीमारियों की बात करें तो पूरा दुनिया में कहा जाता है कि ये लाइलाज बीमारियां हैं और एकमात्र इनका जानकारी ही बचाव है। हम बात करते हैं HIV की, दुनिया में कहीं कोई इसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हो पाया है, लेकिन एक साधारण जीवन जिया जा सकता है उसके साथ भी। लेकिन ये जानकारी के अभाव में ये चीजें आपके साथ हो सकती है, हमारे साथ हो सकती है, बच्चों के साथ हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि हम जानकारी की तरफ ले जाएं, उनको एक सामान्य जानकारी दें, क्योंकि जानकारी शुरू होने से पहले उस पर हम दबोच सकते हैं उन बीमारियों को, और दबोच करके उस पर हम कब्जा पा सकते हैं। ये तो हमने बात किया कि विद्यालय में हेल्थ को प्रमोट करने की जरूरतें क्यों पड़ती हैं, क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो हम बेहतर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और कोई भी राष्ट्र बेहतर तभी हो सकता है जब उसके देश के बच्चे स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। विद्यालय में हेल्थ को कैसे प्रमोट करें, अब इसको जो प्रमोटिंग की बात आती है तो विद्यालय में कौन कौन से तरीकों होंगे, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है जो प्रमोट करे। विद्यालय में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में शिक्षक का एक अहम योगदान होता है। आज का भागदौड़ भरे जीवन में हम सब जानते हैं कि खान पान का तरीका बदल चुका है। हम सब भी कभी 20 साल पहले 25 साल पहले शिक्षक कभी विद्यार्थी हुआ करते थे और इन्हीं बेंचों से बैठ कर यहाँ तक का सफर हमने तय किया, आपने भी तय किया। कभी देखा होंगे कि हम लोगों को टिफिन जो घर से मिला करता था वो हेल्थी फूड हुआ करता था, और मोटे अनाज के ज़्यादातर तो मोटे अनाज ही उसमें चला करते थे। तो बहुत सारे फैट्स अभी आ गए हैं, खाने पीने की सामग्री आ गई है। तो इस भागदौड़ भरे जीवन में एक चीज़ देखते हैं कि बच्चों को लंबे समय तक चाउमीन, पास्ता, कुरकुरे, बिस्किट, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा लंच में प्रोवाइड किया जाता है। ये हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, पेरेंट्स को भी मालूम है कि ये जो लाइफ स्टाइल है आज बच्चों को जो टिफिन देने का लाइफ स्टाइल है,
सच में ये उनको सेहत के साथ अगर लंबे समय तक इस तरह की टिफिन दी जाती है तो मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से इसका प्रयोग हो रहा है हमारे टिफिन में। बच्चों को जो टिफिन होता है, लंच होता है, उसमें धड़ल्ले से इसका प्रयोग किया जाता है, जानते हुए भी हम ये काम कर रहे हैं। सवाल है कि इस तरीका को कैसे बदला जाए। हम जान रहे हैं कि ये चीजें गलत है, उसके बावजूद भी चल रहा है, तो कैसे बदला जा सकता है। विद्यालय के 6 वर्किंग डे हैं, 7 संडे होता है, छुट्टी है। 7 वर्किंग लोगों में हम लोगों को चाहिए कि हर दिन उसका एक टिफिन का शेड्यूल बना दें और कोशिश करें कि जो बच्चे हैं वो जिस तरह का मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह का लेवल कर रहे हैं, वो उस लेवल पर आकर के उनको मिनरल विटामिन जो सप्लीमेंट्री है बॉडी के लिए उसको मिल सके। क्योंकि इंसान जीवन में 2 तरह का मेहनत करता है, 2 तरह से इंसान मेहनत करता है। एक होता है कि शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो गर्दनें हैं, इससे एक मेहनत होता है जिसको हम मेंटल एबिलिटी कहते हैं, और एक होता है मेहनत जो शरीर के नीचे हिस्से से मेहनत किया जाता है, जिसको हम कहते हैं लेवलिंग। ये हार्ड वर्किंग होता है, ये भी एक तरह का वर्किंग है। तो बच्चे स्कूल में जो आते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो यहाँ से ऊपर का हिस्से से मेहनत करते हैं, तो दोनों ही चीजों में थकावट आती है। ये मेंटली स्ट्रेस होती है, थकावट यहाँ से भी होगी और थकावट यहाँ से भी होगी, और दोनों के लिए शरीर का जो मिनरल्स विटामिन है वो अलग अलग चीजें काम करती है। इसलिए इसका अमूमन तौर पर हम एक बेहतर चिकित्सक से सलाह लें कि बढ़ती उम्र में बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उसको किस तरह का भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। मेहनत तो बराबर के बच्चे अगर 8 घंटा स्कूल में आ रहे हैं तो मेहनत ही कर रहे हैं, शिक्षक भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको उस मेहनत के आधार से किस तरह की विटामिन मिनरल्स मिलना चाहिए, क्या उनका टिफिन होना चाहिए, किस तरह का जो शेड्यूल है भोजन का वो होना चाहिए। एक काउंसलिंग करें बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, साथ में एक बेहतर चिकित्सक के निगरानी में काउंसलिंग हो और बेहतर विकल्प निकाला जाए कि बच्चों को टिफिन का जो शेड्यूल है उसको चेंज किया जाए और परिवर्तन के तौर पर देखा जाए। बात करते हैं हम खेल। हर विद्यालय में जैसे सरकार का जो गाइडलाइंस है उसमें खेल की व्यवस्था बेहतर की गई है, और हाल के दिनों में हम लोग भी अपने स्कूल में प्रमोट किए थे खेलो इंडिया, खेलों को खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सवाल है कि खेलकूद सबसे अच्छा साधन है बच्चों को हेल्थी रखने का, बच्चों को स्वस्थ रखने का। बढ़ते उम्र में बच्चों को शरीर के साथ साथ, जब बढ़ता है शरीर तो उसके साथ साथ कुछ कसरतों की जरूरत होती है। बच्चों का मैदान में भागना, कूदना, दौड़ना, ये संपूर्ण शरीर का व्यायाम है। हम मांसपेशियां, उससे मांसपेशियों में एक जो शिथिलन है वो दूर हो जाती है, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और शरीर सुडौल और आकर्षक बनता है। खेलकूद के अभाव में बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। जीवन में संतुलन लाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में खेलकूद को बढ़ावा दिया जाए। बच्चे जब वो मैदान में उतरते हैं खेलने कूदने के लिए, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर जो स्ट्रेस फ्री होने का जो अनुभव है, वो सच में बच्चों को बहुत आगे लेकर जाता है। बच्चों को अगर ये कह दिया जाए कि आज पढ़ना नहीं, आज खेलना है, सच में एक अलग तरह का नजरिया होता है बच्चों के अंदर, जो उमंग होती है, जो उसमें चहचहाने की ललक होती है। बच्चे मैदान में सिर्फ अपने कसरत को ही नहीं करते हैं, शरीर को ही मजबूत नहीं बनाते हैं। बच्चे जब मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए तो द्वेष मुक्त होते हैं, छुआछूत की भावनाओं से मुक्त होते हैं। उनके दिमाग में एक बात चलता है कि मुझे जीतना है, और जीतने की कला यहीं से डेवलप होती है उसमें। और दूसरा है कि बच्चों में जब वो गेम को खेलते हैं तो किसी किताब को पढ़कर तो खेलते नहीं है। इसका मतलब कि बच्चों को उस वक्त उनको एकदम क्विक माइंड को डेवलप करना होता है, दिमागी कसरत इसको भी कर सकते हैं। कौन सा शॉट किस तरह से खेला जाए, क्या उसको ट्रिक किया जाए, कैसे इसको निकाला जाए, तो उस समय बच्चों का एक मेंटली डेवलप होता है विकास। जो दिमाग का कसरत है, इसको कहते हैं कि अगर उसको इस्तेमाल कीजिएगा उतना ज्यादा वो चलेगा। तो बच्चे खेल के मैदान में अक्सर इसको इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस खेल के मैदान में अक्सर इस्तेमाल करने से बच्चों में जो गतिविधियां हैं जो बढ़ती है, उससे एक अलग तरह का माहौल क्रिएट होता है, बच्चों में सफलता की ललक बढ़ जाती है। इसलिए सरकार ने बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए हैं, खेलकूद के मैदान में बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर सकें, बेहतर स्वास्थ्य को निर्माण कर सकें, बेहतर मेंटलिटी डेवलप कर सकें। इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस को जारी किया गया सरकार की तरफ से। बहुत सारे खेलों को
प्रमोशन के लिए विद्यालयों में डाला गया। इसलिए कोई भी बच्चे अगर ये कहते हैं कि मुझे खेल में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम और आपकी ये जिम्मेदारियां बनती है शिक्षक होने के नाते, तो उनको हम प्रमोट करें और उनको बताएं कि बच्चों खेलने से आपको क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में उनको बताएं। नुकसान तो कम है लेकिन फायदा बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी आदतों पर हम सबों को बच्चों का ध्यान देना चाहिए। विद्यालय में जब बच्चे आते हैं तो बहुत कुछ शिक्षक के माध्यम से वो सीखते हैं। छोटी छोटी आदतों पर हम उनको अक्सर टोका करते हैं। टोकने का मतलब कि हम सब ये चीज़ों को अक्सर बताते रहते हैं कि क्या आपको किस वक्त करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी आदतें जीवन में उनको बदलाव लाने में मदद करती हैं। जैसे हैंड वॉश, रेगुलर हैंड वॉश करिए, छींकते समय नाक पर रुमाल रखिए, रोज नहाकर विद्यालय आइए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, बासी भोजन मत कीजिए, हेल्थी भोजन कीजिए। तो कुछ ऐसी आदतें हैं जो अक्सर हम सब विद्यालय में शिक्षक होने के नाते छोटे छोटे बच्चों को हम लोग हर एक जगह पर उनको टोकते रहते हैं। और जैसे जैसे हम उनको टोकते रहते हैं बच्चों में बदलाव आते रहते हैं। बच्चे एक बार अगर उनको पढ़ा देते हैं तो बच्चों में जो बदलाव आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे टोकते रहने के कारण बच्चों में धीरे धीरे अक्सर बदलाव आती रहती है, जो आदतन जो है उनके लाइफ रोज का जो लाइफ स्टाइल उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और ये छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बच्चों को स्वस्थ होने में, अपने आप को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अब हम एक और बात करते हैं विद्यालय परिवेश, इन्वायरमेंट। किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए विद्यालय में जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके। विद्यालय में बच्चे स्वस्थ रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि विद्यालय का परिवेश बेहतर हो। विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जहां बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। जैसे स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पेयजल, ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जहां पर पढ़ रहे हैं, जहां पर खेल रहे हैं, वहां पर पूर्णतः सूर्य की किरणें उसको टच करें। और खिड़कियां जो हो हवादार हो, अगल बगल की जो परिवेश हो ऐसा नहीं हो कि वो उसमें हवाओं में कुछ पॉल्यूशन का ज़्यादा मात्रा हो या फिर वो बदबूदार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। संपूर्ण विकास, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ बाथरूम भी होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें कि इन्फेक्शन विद्यालयों में फैलने की सबसे बेहतर जगह है वो है बाथरूम। इसलिए इस पर ध्यान रखें कि विद्यालय का परिवेश का बाथरूम भी बहुत अच्छा हो। शिक्षा से भारमुक्त विद्यालय होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा से भारमुक्त विद्यालय का मतलब कि बच्चों में जो शिक्षा का भार है उसका अभाव उन्हें बहुत कम होता है। कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि छोटे बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो दरवाजा से प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो उदासी छा जाती है जैसे अंदर आते हैं। ऐसा लगता है जैसा उनको गेटिंग लटकाया जाएगा, 6 घंटा के लिए एकदम चुपचाप कैद हो रहे हैं। तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं भाव होती है, तब वो दरवाजे से अंदर आने के बाद उनके आंखों का जो दर्द है वो गंगा जमुना बह जाता है, छलक जाता है दर्द कि हम कहाँ आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसा उनका विदाई हो रहा है आज। और उसके बाद होता है कुछ बच्चे तो अंदर आते हैं और पुनः दौड़ के भाग जाते हैं गेट से बाहर। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा और आपके परिवेश में कहीं दोष है। बच्चे अपने आप को तनाव मुक्त महसूस नहीं करते हैं विद्यालय में। हम एक शिक्षक होने के नाते इसमें एक परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे नई शिक्षा नीति में सरकार ने परिवर्तन किया है कि बच्चों को विद्यालय जब आए तो उनको एक ऐसा माहौल हम आप प्रदान करें जैसे बच्चे को ये लगे कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कोई भार नहीं है, एकदम भारमुक्त विद्यालय में हम जा रहे हैं। अमूमन तौर पर हमने देखा कि कोरोना पीरियड में जब स्कूल बंद हुआ उसके बाद दूसरा हमने मॉल देखा बंद हुआ, बाजार बंद हुए, सिनेमा हॉल बंद हुआ। तो सिनेमा हॉल, बाजार और खुले जैसे खुले सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार जैसे खुले, घंटा खुले, 2 घंटा खुले, 3 घंटा खुले, भीड़ जबरदस्त उमड़ पड़ी और इतना तेजी से भीड़ उमड़ा कि सरकार को पुनः गाइडलाइंस जारी करना पड़ा, उसको बंद कर देना पड़ा। लेकिन यहाँ विद्यालय अगर लंबे छुट्टी पर चला जाता, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन या फिर दुर्गा पूजा वेकेशन पर चला जाता, विद्यालय पुनः जब खुलती है तो पता चलता है कि बच्चे तो आ जाते हैं साथ, स्कूल तो आ जाते हैं 50%, 30% बच्चे आ जाते हैं, 100% तो कभी नहीं आए हैं, मैंने इतना निकला देखा है। लेकिन शरीर बच्चों का आ जाता है, मन नहीं आता है। मन को विद्यालय में लाने में बच्चों को फिर से 1 हफ्ते का समय लग जाता है। और रेगुलर जब होते हैं तो बच्चों को लगता है क्यों खुल गया है, बंद रहा था थोड़ा दिन और चलते, थोड़ा दिन और इसी तरह से चलते। आखिर कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये जो भावनाएं हैं वो भार मुक्त नहीं है। और इस अभाव में जब हम उनको शिक्षा देते हैं तो लगता है उनको कि
सबसे पहले उसको पकड़ो जिसने शिक्षा की पद्धति दुनिया में लाया होगा, पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं की होगी, उसको पकड़ो, उसको मारो। कौन ही बनाया होगा शिक्षा? बच्चों के मन में ये बातें आती रहती है। सब बच्चे तो वैसे नहीं होते हैं, लेकिन हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ लगे कि जिस तरह से वर्षों बाद अगर सिनेमा हॉल खुलता है तो पैसा दे करके टिकट कटाते हैं लोग, लंबे लाइन लगाते हैं, और वर्षों बाद जब हम विद्यालय खोलते हैं, वर्षों दिन बाद जब विद्यालय खोलते हैं तो गेट खोल के इंतजार करते हैं कि बच्चे अब आएंगे। ये स्थितियां उत्पन्न होती है हमारे साथ। तो कम से कम ये जरूर हम कहें कि शिक्षा को एक ऐसा प्रारूप तैयार करें विद्यालय प्रवेश में, प्रांगण में, कि भारमुक्त विद्यालय हो। बच्चों को ये लगे कि सच में यहाँ किसी तरह का कोई बंदिश नहीं है और उनको शिक्षा आसानी से दी जा सके। ये उनको परिवेश है जहाँ उनको, अगर हम भारमुक्त विद्यालय की कल्पना करते हैं तो हम समझते हैं कि बच्चे बहुत इंजॉयफुल होकर के यहाँ कुछ पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे और बहुत खुश होकर के कुछ दे पाएंगे और बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा। ऐसे बढ़ते हैं हम एक रेगुलर हेल्थ चेकअप की ओर। बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना हम सब अगर कर रहे हैं तो इसका बेहतर नॉलेज बेहतर डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास हो सकता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि उनको महीना में एक बार या सब हफ्ते में एक आध बार विद्यालय प्रांगण में बुलाएं, बच्चों के रेगुलर चेकअप तो हम लोग भी करते हैं, जैसे ड्रेस है, नेल है, बाल है, हेयर कटिंग है, ये सब करते हैं, उनके हैबिटों को करते हैं। लेकिन उनमें जो लक्षणें उठ रही है, उनमें जो उम्र के साथ साथ जो व्यवहार आ रहा है, जो परिवर्तन आ रही है, जो ग्रोथ आ रहा है, इसका हम आप नहीं समझ पाते। इसके लिए बेहतर है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर, बेहतर चिकित्सक के गाइडेंस में हम उनकी कैंपिंग करें और कैंपिंग करके बच्चों का वजन करें, वजन करके उनका प्रेशर नापें, जो सामान्य स्थिति है इससे जाना जा सकता है कि सब कुछ ठीक है, नॉर्म्स है। तो एक और उससे सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी किया है कि कुछ गाइडलाइंस सरकार की भी है कि हेल्थ चेकअप तो रेगुलरली सरकार करती ही करती है। कम बेसी होने पर उनको दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है। हाल के दिनों में कुछ वैक्सीनें भी प्रोवाइड की गई है, हमारे विद्यालय में वैक्सीन दी गई, बच्चों को वैक्सीनें प्रोवाइड की गई है। तो हम इस तरह की जो प्रोग्राम है उसको हम लगातार कंस्ट्रक्ट करते रहें, देखते रहें कि बच्चों में जो गतिविधियाँ हैं वो किस तरह से होती है और बेहतर हेल्थ सेवा हम बढ़ा करें। ये तो हमने देखा कि विद्यालय में किस तरह से इसको प्रमोट कर सकते हैं, बेहतरीन सेवा। अब बढ़ते हैं कि स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। सरकार जब इतनी सारी WHO ने इतने सारे जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, इतना पैसा जब खर्च कर रहा है, हम सब जब इतना मेहनत कर रहे हैं, तो फिर उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य बहुत व्यापक है, शब्दों में इसको हम बयान नहीं कर सकते हैं या शब्दों के कुछ क्राइटेरिया में मान नहीं सकते, बहुत व्यापक है। सरकार के क्या मंशा रही है इसके पीछे, एक बेहतर राष्ट्र भविष्य का निर्माण हो, बच्चों का बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो। सबसे पहले हम बता दें आपको, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान करना होता है, पहला जो टॉपिक है। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान करना सभी को, वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो या फिर हमारे यहाँ छोटे बच्चों हो या बड़े बच्चों, ये सबको में स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों की प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्रदान करना है। ऐसा साथ विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधित कुछ जानकारियां देना भी है। जैसे अगर हम सबको एक सामान्य जानकारी रखनी चाहिए, जैसे हम सब जानते हैं कि प्रेशर जो है 80/120 है तो बेहतर है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना के समय कुछ बच्चे जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो हम क्या उस वक्त क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, समान जानकारी। जलने पर क्या होना चाहिए, पानी में डूबने पर क्या होना चाहिए, किसी का अगर हड्डी फ्रैक्चर कर जा रहा है तो उसको किस तरह बांधना चाहिए, फर्स्ट एड किस तरह से करना चाहिए, उसको इमीडिएट उस समय क्या दिया जा सके। ये टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, सीनियर बच्चे, जूनियर बच्चे, सबको जानकारी होनी चाहिए। बच्चे अगर खेल रहे हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है अक्सर, तो उसमें उसको क्या करना चाहिए। और ये जानकारी ही कुछ बड़े हादसा होने से हम सबों को बचा सकते हैं। ये जानकारी हम लोगों को कुछ बड़ा हादसा घटना घटे, इसकी ये जानकारियां हम लोगों को बचा सकती है। इसलिए प्रथम जो उद्देश्य होता है गाइडलाइंस के जरिए या विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवा बहाल करें, इसके लिए कि हम सब इन सबों पर जानकारी पर्याप्त रूप से रखें। दूसरे पढ़ते हैं हम स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान की जानकारी प्रदान करना। साइंस की किताबों में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है,
बढ़ते उम्र में बच्चों के साथ साथ कौन कौन सी शारीरिक गतिविधियां होती है, शरीर का क्या स्ट्रक्चर बदलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में बच्चे जो हैं वो खुद से बयान भी नहीं कर पाते हैं, किसी को बता भी नहीं पाते हैं कि शरीर में जो बदलाव हो रहा है, जो वो उम्र के साथ जो बदलाव है। तो हम एक साधारण शब्दों में कहें कि उसको भी हमको ये जानकारी देना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों को। तो उम्र के जो पड़ाव है, उम्र जो बढ़ता है आपका, तो किस तरह की गतिविधियाँ आप में शारीरिक हरकत आ सकता है, उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, ये सामान्य जानकारियाँ हम बच्चों को देते हैं। दूसरा है कि जब उम्र बढ़ती है बच्चों का, कुछ हद तक वो आ जाते हैं मेरे साथ, तो उनमें एक तरह का हम बदलाव देखते हैं। बदलाव क्या देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे नेगेटिव ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं। धूमपान करना, तंबाकू सेवन करना, मद्यपान करना, ये सब आदतें उनमें डेवलप होने लगती है। ये एक इफेक्ट है हार्मोन्स का, साइंस का किताब में दिया रहता है कि जैसे जैसे बढ़ते हैं उनमें इसकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाने लगते हैं। हम लोगों को चाहिए कि समय रहते विद्यालय में इसकी हम प्रमोट करें, उनको बताएं, कभी कुछ प्रोग्राम करके, कभी कुछ एक्टिविटीज़ करके बताएं कि इसका सेवन करने से आपके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, और साथ साथ आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको आप क्या सीख दे रहे हैं। और साथ साथ जब आप धूमपान कर रहे हैं, तंबाकू सेवन कर रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से आपके समाज के प्रति क्या रवैया बन सकती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हो सकती है, ये सब चीज़ की जानकारी, एक सामान्य जानकारी हम विद्यालय में हम और आप दे सकते हैं कि बच्चे, ताकि बच्चे इस ओर ना बढ़े। हम उनको इंकरेजमेंट करें कि उनका जो एनर्जी है, उनका जो पावर है, एक अलग दिशा में बढ़ते हैं। हम संक्रामक रोगों से बचाव, जैसे वायरस से होने वाले जो डिजीजें हैं उसका बचाव शुरू करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य रहता है संक्रामक रोगों से संबंधित जानकारी प्रदान करना। बहुत सामान्य बीमारी फ्लू, कफ एंड कोल्ड, ये सामान्य जानकारियाँ हैं। और जैसे कोरोना भी था तो वो भी एक सामान्य ही था, लेकिन सामान्य से असामान्य हो गया और पैंडेमिक की स्थिति में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले हम और आप जानकारी लेने की जो वायरस है, जिस तरह का ये संक्रमक है, वो बॉडी के अंदर किस तरह का लक्षण दिखाता है, उसकी पीरियड्स क्या हो सकते हैं, कितना देर तक उसका असर हो सकता है, आगे चल के कितना बड़ा बन सकता है या पैंडेमिक ले सकता है। तो ये सामान्य जानकारियाँ सबसे पहले हम और आप इकट्ठा करें, जानकारी लें, और जानकारी लेने के बाद फिर हम बच्चों के बीच में इसको शेयर करें, बताएं कि कौन कौन सी आप में आदतें हैं जो इससे आपको बचा सकता है। क्योंकि सबसे पहले अगर संक्रमण होगा तो बच्चे चपेट में आएंगे। बच्चे इसलिए चपेट में आएंगे क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, और बच्चों का इम्यूनिटी पावर कमजोर है और संक्रमक होते हैं। तो जैसे कोरोना पैंडेमिक में देखें कि सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्टेड हुए हैं तो बच्चे हुए, और सबसे लंबे समय तक बच्चों को ही विद्यालय से दूर रखा गया। मालूम था हम सबको कि हम सब उस इम्यूनिटी को तो झेल लेंगे, लेकिन बच्चे में अगर समाप्त फैल गई तो किसी भी सूरत में हम बच्चों को बचा नहीं पाए। इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रभावशाली बच्चे हुए थे, और सबसे लंबा पीरियड तक बच्चों को विद्यालय से दूर रखा गया। इसलिए संक्रमण से बचाने का जो तरीका है, छोटी छोटी जो आदतें हैं बच्चों में हमें डेवलप करनी चाहिए, उनको जानकारी देना चाहिए कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। स्वास्थ्य के मापदंड कुछ सुनिश्चित किए जा सकते हैं। विद्यालय प्रांगण में कुछ स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए कुछ मापदंड हम और आप निश्चित कर सकते हैं। वैसे तो सीबीएसई ने जितने भी विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किए हैं वो सबका एक अलग तरह का गाइडलाइंस और मापदंड है। बिना मापदंड का आप सरकार से सरकारी नियम के अनुसार विद्यालय नहीं चला सकते। जैसे विद्यालय के कमरे का क्या साइज होना चाहिए, विद्यालय जिस जगह आप पढ़ रहे हैं उसका लोकेशन क्या है, उनका इसका इन्वायरमेंट क्या है, सूर्य की कितनी कितने समय तक विद्यालय में प्रवेश करती है, खेल का जो मैदान है वो किस तरह का है, खेल की जो व्यवस्था है वो किस तरह की है। अमूमन तौर पर ये सारी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं। और सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार एक और चीज़ बता दें आपको कि हम विद्यालय का जो कलर देख रहे हैं, रंग रोहन जो देख रहे हैं, ये भी एक मायने रखता है।
और इसका भी 3 साल 5 साल एक लास्ट हम एक मिनिमम रखते हैं, उसका विद्यालय का जरूर एक बार आप रन करवा दें ताकि बच्चों का बेहतर भविष्य हो सके। साफ सुथरा कैंटीन प्रोवाइड करें, साफ सुथरा बाथरूम प्रोवाइड करें, साफ सुथरा मैदान प्रोवाइड करें। ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ बच्चों का स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह का शिकायत या बीमारियाँ स्कूल से ना हो, इसकी पूर्णतः हमेशा बना रखें। एक तरह का सुनिश्चित मापदंड हम रख सकते हैं परिवेश के अंदर। इतने सारे जो बातचीत हुए आपको बताएं कि हम अगर जो कल्पना करें कि अगर बच्चे बेहतर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ परेशानियां हमें और आपको आ सकती है, या फिर उस अभाव में हम बेहतर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और अगर बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है तो हम सभी शिक्षकों को ही ये जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेगी कि हम बच्चों को बेहतर, उनको कुछ हेल्थी आदतों को बदल देते हैं, छोटी छोटी आदतें जो बदल देंगे उनके जीवन का, तो आगे चल के उनको बेहतर स्वस्थ बेहतर जीवन जीने में उनको मदद करेगा। ये सभी हम सब अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य स्कूल से ही प्रोवाइड करें ताकि उनको आगे चलकर कोई परेशानियाँ, शरीर से संबंधित कोई परेशानियाँ नहीं हो, अगर है भी तो उनका समय रहते उनका इलाज हो सके और उन चीज़ों से उनको बचाया जा सके। चलिए हम बढ़ेंगे अब आपके क्वेश्चनों के ऊपर कि क्या क्या क्वेश्चन आपके मन में क्रिएट हुई है। जब ये क्वेश्चन में लेते हैं विद्यालय के रंग वगैरह से बच्चों के स्वास्थ्य में क्या संबंध है सर? जो कलर आप देख रहे हैं विद्यालयों में या किसी भी विद्यालय में, उसका संबंध है कि जब रंगें जो बनती है उसमें लेड का प्रयोग होता है, शीशा का चमक लाने के लिए। और 3 साल 4 साल 5 साल अगर हो जाता है तो जो कलर है ये डिस्पैच होने लगता है, दीवार छोड़ने लगता है और ये छोड़ रहा है तो फिर ये कहीं ना कहीं इस कैंपस में ही मूव कर रहा है और वो क्या होगा, श्वास के माध्यम से नाक से होते हुए शरीर में उतरेगा और हम सबों को इफेक्ट करेगा सर। खासकर तो बच्चों को बहुत ज़्यादा सर, बच्चों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें लेड का प्रयोग होता है और ये सच में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सर। हम सोच भी नहीं पाएंगे कि इसको हुआ क्या है और पता चल रहा है कि इन्फेक्शन इसी जगह से क्रिएट हो रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन ये इन्फेक्शन क्रिएट करेगा सर। और सच में ये मतलब हम चाहते हैं गाइडलाइंस में भी है सर, आपके हिसाब से जिस तरह का कलर है आप उसको जरूर एक बार चेंज करें सर। नेक्स्ट आगे सर दूसरे सवाल पर पढ़ेंगे हम। बच्चों की बेहतर हेल्थ की बात शुरुआत कहाँ से होगी? बच्चों की बेहतर हेल्थ की शुरुआत हम कहाँ से करें? आम तौर पर तो बच्चे ज़्यादातर समय घर के रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम रात को विद्यालय आ रहे हैं तो लग रहा है कि चलिए ठीक है बच्चे हमारे पास आए हैं, हमारी जिम्मेदारी में पढ़ाएंगे। लेकिन हमने शुरुआत में बताया कि दुनिया में किसी भी जगह की बात शुरू हुई हो, किसी भी सफलताओं की बात शुरू हुई, किसी मजबूत राष्ट्र की बात शुरू हुई हो तो शुरू होती है विद्यालय के नींव से, विद्यालय के प्रांगण से। और अब सवाल उठता है कि वैल्यूएबल कौन है, पेरेंट्स वैल्यूएबल है या फिर टीचर्स वैल्यूएबल है समाज में? तो अच्छा एक लाइन में गुरु वंदना में लिखा गया है सर, भारतीय संस्कृति सभ्यताओं में है ये, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। इसमें श्री गुरु ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। अब फिर तो मुझे इतना मालूम है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर शिव है, शिव विध्वंसक के रूप में जाने जाते हैं। और गुरु साक्षात परब्रह्म, इन सबों से गुरु सबसे ऊपर है और ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। सोचिए तो कि जिस संस्कृत का श्लोक में जो हम लोगों को हिंदू मैथोलॉजी में प्रोवाइड किया गया है, क्या सच में हम सब ब्रह्मा हैं? क्या सच में हम सब तो गुरु भी हैं? क्या सच में हम सब ब्रह्मा हैं या क्या सच में हम सब गुरु हैं, विष्णु हैं? ब्रह्मा संसार का रचनाकार होते हैं, विष्णु संसार का नरिशमेंट पालन पोषण करते हैं और शिव को विध्वंसक कहा जाता है। इसमें से किसी भी रूपों में हम सब नहीं हैं सर, अगर होते तो शायद नहीं करते। लेकिन ये भी सच है सर कि हम ना होते हुए भी हम में और आप में ये ताकतें हैं कि इन चीजों से
दर्शन करा सकते हैं आपको हम। ब्रह्मा के बारे में बता सकते हैं, विष्णु के बारे में आपको अवगत करा सकते हैं, शिव के अवतार के बारे में अवगत करा सकते हैं जो निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। ये शक्तियां हमें और आपको विराजमान है, और ये शक्तियां विराजमान है तब कहा जाता है कि गुरु परब्रह्म है, इन सबों से ऊपर है, और उसको कैसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए सर कि समाज के लिए गुरु और पेरेंट्स कौन बेहतर विकल्प दे सकता है बेहतर राष्ट्र का निर्माण करने में? पेरेंट्स दे सकते हैं या गुरु दे सकते हैं? क्या मतलब इस श्लोक के अंदर दर्शाया गया है गुरु की स्थान को, के लिए गुरु वंदना की जाती है। तो एक चीज तय है सर कि ये जिम्मेदारियां पेरेंट्स की भी बनती है, जिम्मेदारियां उससे कहीं ज्यादा हम सभी एक शिक्षक के रूप में बनती है, और इसलिए बनता है शिक्षक के रूप में कि जब हम शिक्षक होते हैं तो किसी का भविष्य का निर्माण करते हैं, किसी बेहतर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम शिक्षक को भी और शिक्षक के साथ साथ बच्चों को भी, बच्चों के साथ साथ हम उनके पेरेंट्स को भी बुलाएं, काउंसलिंग करें, रेगुलर तरीके से काउंसलिंग करें, और उनको ये आदतें, उनको ये बताएं हम कि आपके बच्चों के अंदर कौन सी लक्षणें हैं, कौन सी आदतें हैं, जो किस तरह का स्वभाव हो रहा है, ये सब चीज़ें हम बताते रहें ताकि उनका बेहतर भविष्य हम दे सकें। सर हम सब मिल के इसमें काम करें। जी ठीक है, हो गया सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। जैसे कि जब तक बच्चे घर में रहते हैं, है ना, वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मान लीजिए घर पे तबीयत खराब होता है तो पेरेंट्स तुरंत ले जाते हैं डॉक्टर के पास, उससे चेकअप कराते हैं। अगर बच्चे स्कूल में आते हैं, है ना, तो वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उस बीच में बच्चों का अगर तबीयत खराब हो जाता है तो स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? या वो पेरेंट्स का वेट करें या उसको तुरंत चिकित्सक के लिए लेके जाए? दो स्थिति है मैम। सबसे पहले हम ये जान लेंगे, सबसे पहले ये जान लें मैम कि जो बच्चों में जो लक्षण है, इसमें लक्षण सामान्य लक्षण अगर हैं तो हमारा आपको मालूम हो सकता है कि हम आप सामान्य लक्षणों को जानते हैं। अगर सामान्य लक्षण नहीं है तो आप इमीडिएट कॉल कीजिए उनके पेरेंट्स को। सामान्य लक्षण अगर नहीं दिखा रहे तो आप वैसे भी आप उनको कॉल कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप एक हॉस्पिटल की तरफ मूव कीजिए, उनको आप ट्रीटमेंट करवाइए, उसके बाद बहुत इमीडिएट उनके पेरेंट्स को कॉल कीजिए कि आप अपने बच्चे को टेकअप कीजिए। इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते हैं उस बच्चे की सेहत के बारे में, या अगर जानते हैं तो अगर वैसे है तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि उनका कंप्लीट एक रिपोर्ट रखें कि इस बच्चे में कौन कौन सी आदतें हैं और इस तरह की बीमारियों के ऊपर सॉल्व करता है। हो सकता है कि शुरुआत कहीं हो सकता है यही से हो, तो हम समय रहते उसको दबोच सकेंगे, बचा सकेंगे, या उनको जानकारी दे सकेंगे कि ये लगा के 3 बार या 4 बार इस तरह की हादसाएं हो चुकी है, आपको बेहतर डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन हमको ये जानना जरूरी हो जाएगा कि क्या सच में वो सामान्य लक्षण है। जैसे होता है कि प्रार्थना के समय में बच्चे चक्कर लगा गिर गए, तो ये तो सामान्य लक्षण है। खेलते समय मूंछ लगे, सामान्य लक्षण है। तो जो सामान्य लक्षण अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप इमीडिएट डॉक्टर को दिखाइए और पेरेंट्स को कॉल कीजिए। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, विद्यालय में ये जिम्मेदारी फर्स्ट एड दिया जाए। चलिए बढ़ते आगे सवाल की ओर सर। बच्चे की अगर सेहत अच्छी नहीं है सर तो शिक्षक की क्या परेशानियां होती हैं? बच्चे की अगर सेहत अच्छी नहीं है तो उसे क्लासरूम में मतलब हम सबों को शिक्षकों की क्या परेशानियां हो सकती है? बच्चों की सेहत अच्छी नहीं है तो शिक्षक की परेशानी बनना तो लाजमी है सर, होगा। इसलिए परेशानी बढ़ेगी कि एनसीईआरटी ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं और बताया है कि बच्चों की किस उम्र में किस क्लास में होनी चाहिए, और उम्र के साथ उनका मेंटली डेवलपमेंट चेकअप होता है कि क्या मेंटल स्टेटस में। जब हम लोग अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं तो एक पेपर प्रोवाइड करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं मेंटल एबिलिटी का, क्या एबिलिटी रही है। आप 100% मेहनत कर रहे हैं क्लास के अंदर, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। विद्यालय प्रशासन भी आपको हर टीचिंग ऐप दे रखी है, आजादी दे रखी है कि आप जिस तरह से चाहें उस तरह से बच्चों को डेवलप कर सकते हैं। और पूरी मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य से समस्याएं हैं। ऐसा चल रहा है कि बच्चा घर से आया और स्कूल में सो गया, या ऐसा हो रहा है कि जब वो स्कूल के अंदर आता है तो अपने आप को भार से दबा हुआ महसूस करता है। ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले रेगुलरिटी के तौर पर हम उनको देख लें कि बच्चों का स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कि अमूमन तौर पर हेल्थ इज वेल्थ है। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है सर तो फिर किसी काम को अंजाम हमारा नहीं कर सकते हैं सर। इसलिए परेशानियां तो हम और आपको आएंगी सर।
इसलिए हम एक रेगुलर हेल्थ चेकअप के माध्यम से जान सकते हैं कि बच्चों में कौन सी आदतें हैं, कौन सी लक्षणें हैं जो ये डेवलप हो रही है, क्या कोई वायरस है या संक्रमण कुछ बीमारियां हैं सर, तो उनको आदतों से हम ठीक करा सकते हैं। ये बढ़ते हैं आगे सवाल को सर, तो कोई सवाल है तो। दुनिया बदलने की ताकत युवा में होती है, तो फिर बच्चे चेंज एजेंट कैसे? दुनिया बदलने की जो ताकत है वो युवा में है, एकदम सही बात है सर कि युवा चाहे तो दुनिया बदल सकता है, लेकिन सवाल है कि युवा अगर अनपढ़ हो जाए तो, क्योंकि युवावस्था में तो शिक्षा दी नहीं जा सकती है। शिक्षा की शुरुआत हम इनिशियल स्टेज आंगनबाड़ियों से ही कर देते हैं, आंगनबाड़ी से कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि इनफॉर्मल एजुकेशन तो आंगनबाड़ियों से आना स्टार्ट हो जाता है। हम जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे हम वहाँ जैसे शब्द सीखता है वैसे वैसे जैसे हम सिखाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि अब वो बच्चे नहीं हैं सर, बच्चे क्या होगा एक दिन युवा होंगे, इसलिए उस इनिशियल स्टेज में ही बच्चों को शिक्षा दिया जाए और युवा में पढ़ने की स्थिति, युवा में सीखने की स्थिति उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा अलग बच्चों में होती है सर डेवलपमेंट। इसलिए कि बच्चे सामान्य रूप से बहुत मतलब अभी वो जुड़ते हैं नेचर के साथ। अब नेचर में जिन जिन चीज़ों को देखते हैं उनमें सीखने की एक अलग ललक सा आती है, बड़े बच्चों में ये नहीं होती सर, लेकिन छोटे बच्चों का विकास बहुत जल्दी होता है और इसलिए होता है कि वो नेचर के साथ जस्ट वो जुड़ते हैं और जैसे जैसे जुड़ते हैं ना तो वैसे वैसे उनमें कुछ अलग नॉलेज आने लगता है और वो जो चमक है सीखने की वो बच्चा के अंदर बहुत ज़्यादा होता है सर। यही बच्चे युद्ध बन जाते हैं, नॉलेज लेकर के युद्ध बनते हैं, तब दुनिया बदलने की ताकत अपने पास रखते हैं, दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं और दुनिया बदल देते हैं सर। और किसी का कुछ और? श्याम सर, कमलेश सर। ओके, थैंक यू गणेश सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। काफी अच्छे तरीके से सर ने हमें समझाया कि हेल्थ जो है ये बच्चों के लाइफ में, टीचर्स के लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट करता है, कितना जरूरी है। We know very well that if we feel sick, then we cannot take our classes. We will not feel comfortable to take classes. Same way, if students are sick, so they will also feel tired. They will not feel joyful in the class. So these are the these are the ways how we can get more healthy life in our life. Okay, so किस तरह से हम अपने जीवन में अपने एक अच्छा स्वास्थ्य ला सकते हैं, ये सभी के बारे में सर ने बताया। किस तरह से हम स्वस्थ रहें, खान पान हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि हमें मोटा अनाज, जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे उस समय मोटा अनाज का हमें खाना मिलता था, लंच बॉक्स में रोटी सब्जी हुआ करती थी। लेकिन आज का सिनेरियो जो है, so it is completely changed. We can see that some pastas, noodles that we see in the lunch boxes. Some students are bringing biscuits and all that. So ये सब सारी चीजें जो है ये हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। उसके पीछे रीजन भी है क्योंकि उसमें जो पोषण तत्व जो होते हैं काफी भारी मात्रा में होते हैं। कभी कभी बीच में आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि एक बिस्किट खाइए जिसमें एक रोटी की ताकत है। तो एक रोटी खाने से जितना हमारा पेट भरेगा, एक बिस्किट खाने से नहीं भरेगा। तो उसके चक्कर में इंसान पूरा पैकेट खा जाता है। अब वो एक पैकेट में अगर 16 बिस्किट है तो 16 बिस्किट आराम से खाया जाएगा, लेकिन क्या वो 16 रोटी खा पाएगा? तो यही चीजें हैं कि वो सारी तुरंत हमारे हेल्थ पर रिएक्ट कर देती है। तो इसीलिए हमें जितना आहार चाहिए, जितना जरूरी है उतना हमें कंज्यूम करना चाहिए। बच्चों को भी उन्हीं के हिसाब से वो आहार उन्होंने कंज्यूम करना चाहिए ताकि वो हेल्थ अपना सही से मेंटेन कर सके और अपने लाइफ को एक सक्सेस की तरफ मूव करते रहे। और यहीं पर सेशन को क्लोज करते हुए मैं फिर से गणेश सर को एक थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू सर फॉर ब्यूटीफुल सेशन। ओके, थैंक यू।